नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, और उसमें भी सबसे अहम ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, लखनऊ से आ रही ये खबर, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बीएसपी के कुछ विधायकों ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद बीएसपी के एक विधायक ने अखिलेश यादव की तारीफ की, लेकिन 12 विधायक जुटने पर अलग पार्टी बनाने की भी बात कही है। विधायक असलम रायनी ने लालजी वर्मा को अपना नेता भी बता दिया। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, आपने हमसे बात भी की, लेकिन आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हमारी जो मुलाकात हुई काफ़ी अच्छा सम्मान मिला, तो जब सम्मान समाजवादी पार्टी दे रही तो फिर पार्टी बनाने का क्या? पार्टी नियमानुसार अगर हम लोग अपना 12 लोगों के विधायकों की दल बना लेते हैं तो हम लोगों की विधायकों का जो एक निष्कासन होता है वो नहीं हो पाएगा। आज की डेट में अगर किसी पार्टी का मैं सदस्य बन जाता हूं तो नियमानुसार मैं विधायक नहीं रह पाऊंगा, वो लोग फाइल शूट कर देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोगों की संख्या 12 हो और उसमें हम लोग एक अलग एक दल बनाएं। देखिए विधायक जी, समय बहुत कम है, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, तो इससे क्या होता है, सदस्यता तो किसी समय भी जा सकती है ना। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य बन जाता हूं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी, और जब एक दल बना करके जाएंगे तो मेरी सदस्यता नहीं जाएगी। विधायक जी, आपके पास 11 सदस्य हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि 12 सदस्य भी आपके साथ आ जाएंगे? बस कॉन्फिडेंस है। अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी, जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो आप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे, रामाचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो। चलिए, वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा न करें। हम तो पहली बार के विधायक हैं, और जो मान्यवर काशीराम जी के साथ के वो विधायक है रामाचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी, उनको क्यों पार्टी से निकाला गया? वो तो इतने ईमानदार और इतने कर्मठ की इकलौता बेटा उनका जब मर गया और उन्होंने तरही तक नहीं किया और आकर के माननीय बहन जी के कामों में लग गए। ऐसे लोगों को तो एक मौका उनकी बात को तो सुनना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि असलम रायनी और उनके जो साथी हैं वो एक दबाव के पॉलिटिक्स के तहत। नहीं, कोई दबाव नहीं, हम लोग दबाव के, हम लोग विधायक हैं, कहीं डरते थोड़ी। कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक दल बनाएंगे और हमारे दल के जो नेता डिसीजन लेंगे उस दल में हम लोग जाएंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि बसपा आपको सम्मान नहीं कर रही? आपको इस सबसे बढ़िया इसका जवाब हमारे रामाचल राजभर जी और माननीय लालजी वर्मा जी देंगे। तो बाद में निष्कासित किए गए, बगावत तो आपने पहले कर दी। बगावत जब मैंने किया था तब उनको लगा था कि हमको बहुत ऊंचा मिल जाएगा, और जब उन लोगों को पार्टी से निकाला गया जो मान्यवर काशीराम जी के ज़माने के हैं, तब आज उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ सुनने वाला नहीं। एक हमारे जो जज होते हैं, जज साहब भी एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता। अंतिम सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि आप लोग नफ़ा नुकसान देख के ये तय करेंगे कि सपा में जाना है या दल बनाना है। वो तो जो हमारे दल के नेता कहेंगे वो मानेंगे। और उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ रहे हैं। राजीव, लखनऊ में बीएसपी में क्या ताजा सियासी हलचल है इस वक्त? देखिए, जो बीएसपी के बागी विधायक हैं वो आज सुबह सबसे पहले वो सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, और फिर वहां से निकलने के बाद ये दावा करते हैं कि अखिलेश यादव से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, और जो सम्मान अखिलेश यादव ने दिया वो शायद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की बात कहते हैं और कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि जो बसपा की इस समय स्थिति है, उत्तर प्रदेश में 18 विधायक हैं, उनमें से 11 निष्कासित किए जा चुके हैं और 7 विधायक ही इस वक्त बसपा के साथ हैं। तो असलम रायनी, जो कि बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया से मुलाकात हुई, उनका ये कहना था कि हम अपने जो नेता हैं लालजी वर्मा, उनके नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाएंगे, और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है
तो इसके बाद जब मैंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से हृदय नारायण दीक्षित जी से बात की तो उनका ये कहना है कि बागी विधायकों की नई पार्टी बनाने की राह आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ विधायकों के 2/3 बहुमत ही नहीं बल्कि जिस दल के आप विधायक हैं उस दल के पदाधिकारियों का भी आपको साथ चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि चुनाव का वक्त काफ़ी नज़दीक है, 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में ये बसपा के बागी विधायक नया दल किस तरह बनाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बसपा के बागी विधायक अपना पॉलिटिकल जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरह की वो लगातार मुलाकातें और ऐलान कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के वक्त जब इन लोगों ने बगावत करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, मैं आपके पास दोबारा तो आती हूँ। बीएसपी विधायकों की अलग नई पार्टी बनाने की बात पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने क्या कहा है वो भी सुनिए। समय पर ऐसी बातें हुई हैं कि जब किसी पहले से ही मान्यता प्राप्त दल के कुछ लोग टूटकर पार्टी बनाने का प्रयास करते देखे गए हैं, लेकिन कतिपय निर्णयों में ये आया है कि केवल विधानमंडल के भीतर पार्टी की टूट नहीं, बाहर भी पार्टी की टूट होनी चाहिए। अजीत, ये अहम उत्तर प्रदेश की खबर पर बीएसपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए बिल्कुल प्रीति, बीएसपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जब तक मायावती इस पर ट्वीट करें या उनकी तरफ से प्रेस रिलीज हो तो दोनों चीजें अभी नहीं आई। ना ही सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से जो आधिकारिक बयान देते हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया। लेकिन हाँ, मैं आपको उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो आने वाले समय में वो आपको बताता हूँ। लालजी वर्मा, जिसका नाम असलम रानी ले रहे हैं कि हमारी जो पार्टी होगी 11 के बाद जब 12 एमएलए हो जाएंगे उसके नेता लालजी वर्मा होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को मायावती ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मायावती का ये आत्मघाती कदम है। पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि लालजी वर्मा वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश सरकार में 5 मंत्रालयों का कैबिनेट मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, और रामअचल राजभर जो अभी भी विधायक हैं वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, परिवहन मंत्री रहे, बसपा सरकार में कई राज्यों के प्रभारी रहे। लेकिन जो ये कदम उठाया गया, आरोप ये था कि जिला पंचायत के चुनाव में दोनों लोगों ने पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की, पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं। लेकिन लालजी वर्मा का अपनी बिरादरी में बहुत अच्छा खासा महत्व, अच्छी खासी पकड़ है। कहा जाता है कि बेनी वर्मा के बाद लालजी वर्मा कुर्मियों के नेता माने जाते हैं। और लालजी वर्मा की ये पॉलिटिक्स की है कि अगर हम सीधे किसी दल में जाएंगे प्रीति तो शायद हमें हमारी महत्वाकांक्षाएं ना पूरी हो, रामचल की महत्वाकांक्षाएं ना पूरी हो। लेकिन अगर हम दल बनाकर 11-12 विधायकों के साथ किसी दल से समझौता करेंगे, किसी भी दल से समझौता करेंगे तो हमारी शर्तों को सुना जाएगा, हमारी सौदेबाजी की जा सकेगी और हम अपनी शर्तों पर बात कर सकेंगे। और अखिलेश यादव से मीटिंग हुई, उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई कि पहले दल बना लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव बार-बार कहते हैं कि हम बड़े दलों से नहीं छोटे दलों से समझौता करेंगे। जिक्र किया, इसी से जोड़कर अजीत अगला सवाल राजीव आपसे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि जो बसपा के विधायकों की मुलाकात हुई है उसमें से लगभग जो 6 विधायक मिले हैं उसमें असलम रानी, असलम अली, हाकिम चंद, वंदना सिंह समेत कुल 6 विधायकों से मुलाकात हुई है, जिसमें असलम रानी को छोड़ के अन्य सभी विधायक वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब उनका सिर्फ समाजवादी पार्टी में औपचारिक ऐलान करना है ज्वाइनिंग का। लेकिन असलम रानी की बात करें तो उनको लेकर एक राय नहीं बन पाई है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरह से असलम रानी की अति सक्रियता है उसको लेकर सपा भी असमंजस में है कि उनको पार्टी में शामिल किया जाए, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि दल बनाया जाए। जैसा कि अजीत बता रहे थे कि अगर असलम रानी इस बात में कामयाब होते हैं कि दल बनाकर वो जाते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखेंगे आप तो चाहे वो सुबसपा हो या फिर अपना दल, इन दोनों दलों के जो विधायक हैं उनकी संख्या किसी की 7 है, किसी की से 1-2 विधायक ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद उनको उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ा प्रतिनिधित्व मिला। सुबसपा के संरक्षक ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री का बनाया गया, जबकि उनके बेटे और उनके एक अन्य सहयोगी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। जबकि अगर अपना दल को देखें तो अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया गया और उनके विधायकों को उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पद दिए गए। और यही अब बसपा के बागी विधायक भी चाहते हैं कि एक नया दल बनाया जाए और फिर अपने राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन। सियासी हलचल पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान सामने आया है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से बीते चुनाव में बसपा के लोग आए थे उस दौरान सपा ने उन्हें एक ये भरोसा दिया था कि सपा में पूरा सम्मान मिलेगा।
नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लगातार कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा को हटाने के लिए जिन लोगों की भी आस्था समाजवादी पार्टी पे है या समाजवादी कार्यक्रमों में है, वो कारवां जुड़ रहा है। लेकिन ये बसपा के विधायक हैं, अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो फिर क्या मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं अजीत, तो इसका समीकरण क्या बैठ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, समीकरण बैठाने की ही तैयारी चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि हम किसी बड़े दल से हाथ मिलाएंगे तो हश्र क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। और मायावती उनके साथ आई, जैसे ही सीटें कमाई, मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया, उन्होंने पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। हालांकि इसका फायदा अखिलेश यादव को सीधे तौर पर मिला। जितने भी बीएसपी के बड़े नेता थे उसमें ज्यादातर त्रिभुवन दत्त हो, राम प्रसाद चौधरी हो, आरके चौधरी हो, घामूराम भास्कर हो, कई सारे बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिए। तो अखिलेश यादव को ये पता कि छोटे छोटे दल अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम 2022 के चुनाव में ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता अगर किसी दल को 10 सीटें दे देंगे तो उनका पूरा फोकस उस 10 सीट पर होगा। अगर तो यही स्ट्रेटजी है उनकी। और लालजी वर्मा या असलम रायनी, ये दोनों बड़े शार्प राजनेता माने जाते हैं। विशेष तौर से लालजी वर्मा को कहा जाता है कि पूर्वांचल में राजनीति के चाणक्य के तौर पर अपनी बिरादरी में वो देखे जाते हैं। उनका सीधे तौर पर ये स्ट्रेटजी होगी कि अगर हम एक दल बनाकर 12 विधायक लेकर हम किसी से सौदा करते हैं, वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता में पार्टी में जाते हैं, तो उन्हें अपनी चॉइस की सीटें मिलेंगी और अपनी चॉइस का पद मिलेगा। सरकार का हिस्सा भी बन सकते हैं, जो राजू कह रहे थे, क्योंकि अपना दल और ओम प्रकाश राजभर तो बहुत छोटे थे, उनके विधायकों की संख्या 10 के ऊपर नहीं थी। लेकिन जो ये पार्टी अगर बनाते हैं तो इनके पास 12 विधायक हो जाएंगे। और चूंकि लालजी वर्मा, रामचल राजभर, असलम रायनी, लेकिन इसमें 3 विधायक ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, अनिल सिंह, वंदना सिंह, इसके अलावा रामवीर उपाध्याय, जो बसपा के बागी चलिए विधायकों की देखते श्रेणी हैं में आते हैं। कि हालांकि आज शाम होते होते और कल तक ये समीकरण क्या कुछ कर बैठते हैं, यानी किस और दल के साथ चले जाते हैं। इधर राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की जयपुर में विधायक संदीप यादव के घर पर बैठक हुई है। और इस बैठक में संदीप यादव के अलावा लाखन मीणा, जोगेंद्र सिंह अवाना, राजेंद्र गुडा शामिल हुए हैं। और इससे पहले यह खबर आई थी कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 महीने तक न किसी से मिलेंगे और न ही घर से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री को डॉक्टरों ने पोस्ट कोविड की परेशानी की वजह से उन्हें यह सलाह दी है और इस बारे में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कांग्रेस के लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और ऐसे 1.5 महीने बाद में आएंगे और फिर उन्हीं का स्वागत पलक फावड़े बिछा दिए जाएंगे आलकमान के द्वारा। ये भी हमारे उस टाइम में ये किसी ने हमें नहीं कहा था कि ये भी होगा कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी उस टाइम में नहीं कहा था। अशोक गहलोत के प्रति विश्वास है, वो नेता मानते हैं आप उनको? 100% मानते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे। मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ, तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं। और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए हैं, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं? और सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब लोग जो साथी हमारे हैं, निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है, हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक साथी जीत के आए थे, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी में विलय किया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको देख के विलय किया। और विलय करने के बाद में आज जो परिस्थितियां पूरे आप देख रहे हैं, जिस तरह की तलवार हमारे ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अटकी हुई है, अभी कोई निर्णय उसका नहीं आया है। और इतना बड़ा त्याग, और हम चाहते हैं कि जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया, एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुडा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। भवानी सिंह जयपुर से, अरुण सिंह दिल्ली से। भवानी, कल तक तो लगातार ये हेडलाइन बनी हुई थी कि अब सीएम साहब आने वाले दिनों किसी से नहीं मिलेंगे पोस्ट कोविड की वजह से, लेकिन अचानक से ही देखिए कि भरमार सी आ गई लोगों से मुलाकात करने की। क्या वजह है इसकी? देखिए, अशोक गहलोत की रणनीति का हिस्सा है। आज अभी तक अशोक गहलोत चुप थे, लेकिन आज वो अटैकिंग मोड पे आ गए और उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों को, कल तक बीएसपी के विधायक क्लू नहीं दे रहे थे कि वो किधर जा रहे हैं, लेकिन आज खुले तौर पर वो आ गए हैं अशोक गहलोत के समर्थन में। और जो बात अशोक गहलोत कहना चाहते थे वो बीएसपी के विधायकों से कहलवा दिया कि सचिन पायलट और उनके 19 विधायक गद्दार हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। हमने सरकार बचाई है, इसलिए हमें इनाम मिलना चाहिए। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जानी चाहिए। बीएसपी के विधायकों के साथ में कांग्रेस के एक और विधायक है, सीनियर विधायक भंवरलाल शर्मा, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हालांकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन वो सचिन पायलट कैंप में थे और वो पाला बदल कर आज अशोक गहलोत कैंप में आ गए और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को खामोश रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए अभी फिलहाल। और उन्होंने कहा कि कोई संभावना नहीं है फिलहाल कि जो वो मांगे मान रहे हैं इस वक्त मानी जा सकती है। उन्होंने सुलह कमेटी पर कहा कि सुलह कमेटी ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई गई थी और सचिन पायलट को स्वीकार कर लेना चाहिए और अभी इस वक्त वो चुप रहना चाहिए, उनके लिए यही फायदेमंद है। और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को मैं नेता मानता हूँ। तो अशोक गहलोत जिस रणनीति में पहले उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया, 2 महीने के लिए मैसेज दे दिया कि वो कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे और उसके बाद में उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ अपने कैंप के विधायकों को और कुछ पायलट कैंप के विधायकों को उतारना शुरू किया और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सचिन पायलट को अलग थलग कर दिया जाए और ये संदेश दिया जाए कि पार्टी विधायक सब उनके साथ में है और वो बार बार इसको रिकॉल कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। और पार्टी हाईकमान पे अटैक किस पे करवा रहे हैं? पार्टी हाईकमान पे करवा रहे हैं कि पार्टी हाईकमान को समझना चाहिए कि जिन्होंने सरकार बचाई उनको इनाम मिलना चाहिए और जिन्होंने गद्दारी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनाम मिलना चाहिए और गद्दारी का टैग दिया जाना चाहिए। इस बीच दिल्ली से क्या खबर? अगर मैंने इंटरव्यू किया था अशोक गहलोत का उस वक्त जब पॉलिटिकल ड्रामा एकदम हाई वोल्टेज था, उस समय भी उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था, इन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल किया था अशोक गहलोत ने कि सचिन पायलट गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ। साथ ही ये कहा था कि 1.5 साल से मेरे उनके टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, बातचीत ही नहीं होती उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच। कई खुलासे किए थे, तब से लेकर अब तक स्थितियाँ बदली नहीं है। सचिन पायलट पार्टी में रहें ये आला कमान चाहता है, दिल्ली चाहती है। सचिन पायलट के संबंधित जो वोट बैंक है वो पार्टी के साथ रहे, ये आला कमान चाहते हैं, दिल्ली के लोग चाहते हैं, अशोक गहलोत नहीं चाहते। अशोक गहलोत को लगता है कि उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक निष्कंटक राज्य जिसको कहते हैं कि कोई उसको चुनौती ना हो, वो अपने राज्य का मालिक हो, सरकार का भी और पार्टी का भी। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना बनवा लिया है, पार्टी पर पकड़ है, सरकार में पकड़ है, तो वो नहीं चाहते। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अनुभव और युवा दोनों मिलकर रहें। वो कतई नहीं चाहता कि गुर्जर वोट कांग्रेस से छिटके, क्योंकि उसको सिर्फ अशोक गहलोत या सचिन पायलट से नहीं लेना देना, उसको कांग्रेस से लेना देना है और कांग्रेस को जिंदा रखना है राजस्थान में। ठीक है, और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने क्या कहा है, इसे भी सुन लीजिए। वेद प्रकाश सोलंकी ने ही कुछ रोज पहले ये दावा किया था कि राज्य में कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। जिन्हें किसी से भी समय नहीं मांगा है। अजय माकन जी से उनकी जरूर मुलाकात हुई थी, माकन साहब ने बुलाया था, उनकी बातचीत हुई, सारी चीज़ हुई। अन्य आलाकमान से न सोनिया गांधी जी, राहुल जी से, प्रियंका जी से कोई समय नहीं मांगा गया है। गहलोत जी राजस्थान के नहीं अपितु हिंदुस्तान में अपनी अलग छवि रखते हैं, बड़े नेता हैं और सरकार बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है। मेरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मेरा फ़ोन आप चेक कर लीजिए कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन मैं अभी भी बात को दोहरा रहा हूँ कि कुछ विधायकों ने कहा, तो ये कुछ विधायक कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्या स्थिति हो रही है, ये चीज़ पहले भी उन्होंने बताई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फ़ोन टेप ही हो रहे हों। मैंने बार बार यही कहा था, उस समय मीडिया को भी यही कहा था कि भाई मेरा फ़ोन टेप नहीं हो रहा है तो मैं मेरी बात कर सकता हूँ। इस बीच राजस्थान कांग्रेस विधायकों से क्या खबर आ रही है भवानी? देखिए, अभी राजस्थान के अंदर सियासी सरगर्मी तेज है और जो अशोक गहलोत है अभी सीएम हाउस के अंदर बैठे हुए सारी रणनीति बना रहे हैं और उन विधायकों से खास तौर पर जो निर्दलीय विधायक है जिन्होंने सपोर्ट किया, बीएसपी के विधायकों को उतार चुके हैं। कल तक हो सकता हो कि वो निर्दलीय विधायक भी ये सामने आ जाएं कि वो कहें एकजुट होकर कि वो अशोक गहलोत के साथ में है।
और सरकार पार्टी आलाकमान को उनकी भी कद्र करनी चाहिए। पूरी इस रणनीति में लगे हुए हैं कि पूरा मैसेज देना चाहते हैं अशोक गहलोत कि राजस्थान के अंदर विधायक उनके साथ में। दूसरी तरफ सचिन पायलट है, सचिन पायलट अपने समर्थकों से बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब की बार उनके जो समर्थक हैं, कुछ समर्थक आगे आए हैं लेकिन ज़्यादातर अभी तक खामोश हैं और ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। वो अब की बार खुलकर उस तरीके से नहीं आ रहे हैं और हो सकता हो कि सचिन पायलट की भी ये रणनीति हो कि वो ये सीधा पार्टी आलाकमान से कोई बेर मोल नहीं लेना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए कि आपने हमें आप वापस लेकर आए थे, 19 विधायक हम थे और आपने सुलह कमेटी बनाई थी और आपने वादा किया था कि आपको मान सम्मान दिया जाएगा, तो वो दिया जाए। ये रणनीति बन रही है। एक तीसरा गेम जो अशोक गहलोत खेल रहे हैं वो ये है कि उन्होंने नीचे के लेवल पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट शुरू कर दी है। देखिए कि दो रणनीति, एक तरफ वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहते हैं, 2 महीने क्वारंटीन के अंदर चले गए, लेकिन दूसरी तरफ नीचे के लेवल पर, जिला लेवल पर अभी जो पार्षदों के मनोनयन किए पालिकाओं में, बोर्ड में, और अब जो तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपॉइंटमेंट की, और वो अपॉइंटमेंट किसके किए जा रहे हैं? एमएलएज की रिकमेंडेशन के आधार पर, जो विधायकों ने सिफारिश की है या जो सिफारिश कर रहे हैं। अब इसका फायदा उनको ये होगा कि सारे विधायक यहाँ पर चुप हो जाएंगे, अशोक गहलोत खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको अपने कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट कराना है। तो चलिए, ये तो गहलोत पक्ष का सवाल हुआ, लेकिन अरुण, ऐसे में सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान? देखिए, सचिन पायलट एकदम चुप हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अजय माकन के साथ बातचीत में अपनी बातें रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, ये कह के कि 10 महीने हो गए और कोई हल नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर वो रोज बयान देंगे तो वो जानते हैं कि उनकी अहमियत कम हो जाएगी और पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी भी मान सकती है। और वो कोई मौका अशोक गहलोत खेमे को देना नहीं चाहते कि वो आलाकमान से शिकायत करें कि सचिन पायलट हर रोज बयान दे करके कमजोर कर रहे हैं उनकी सरकार को या गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ अंदर खाने होता है, प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन सचिन पायलट उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 4 दिन वो दिल्ली रहे, शुक्रवार को आ गए थे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और आज मंगलवार को यहाँ से निकले हैं। अपने परिवार के साथ मुलाकात करते रहे। बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले, राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले, लेकिन इन बातों में कोई दम इसलिए भी नहीं था। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, किसी नेता ने ना उनको बुलाया ना कोई मुलाकात होनी है। वो इसलिए कि आलाकमान किसी नेता, नाराज नेता से तब मिलता है जब उसके पास कुछ ऑफर करने के लिए होता है, कोई डील होती है कि ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब इस पे आप मान जाइए। ये बात अभी अजय माकन की कमेटी से आलाकमान तक पहुंची ही नहीं है कि क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या फार्मूला है, किस आधार पर ये समझौता होना है। जब एक बार अजय माकन और जो कमेटी है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के टेबल पर इस फॉर्मूले के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी कि वो विकल्प, वो ऑप्शंस हो क्या सकते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर अपनी बात रखी है। मैं किसी गुट से और पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बंधा हुआ हूं और जनता के हित में मैं मेरी बात करना चाहता हूं। आज जो कोविड की जो हालात है, जो मुख्यमंत्री ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया, मेरी समझ में देश में 1 नंबर पर राजस्थान है। इस परिस्थिति में फिलहाल ये सत्ता संघर्ष नहीं करना चाहिए, कुछ दिन अपने को रुक जाना चाहिए। आदमी को संतुष्टि होती है। अब पायलट साहब को देखो, मैं पायलट साहब का भी सम्मान करता हूँ। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों ने जरूर पैरवी की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटाया गया है। वहीं इस फैसले के बाद चिराग ने कार्य समिति की बैठक बुला ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग ने ट्विटर पर एक पुरानी चिट्ठी साझा की है। 3 महीने पहले पशुपति पारस को लिखी थी उन्होंने चिट्ठी। चिराग को एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। कल तक जो चाचा ये कह रहे थे कि हमें कोई शिकायत नहीं है चिराग पासवान से, अब देखिए इसमें ये डेवलपमेंट आ गया है। दिल्ली में एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, और इस बीच चंद्रमोहन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि चिराग ने ट्विटर पर एक पुरानी चिट्ठी साझा की है और उसके तहत 3 महीने पहले पशुपति पारसनाथ को लिखी गई चिट्ठी, जिसकी जानकारी मिल रही है। साथ ही अहम जानकारी ये आ रही है कि चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटाया गया है।
वहीं फैसले के बाद चिराग ने कार्य समिति की बैठक बुला ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एलजेपी में इस बड़ी फूट को कल तक चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ये कह रहे थे कि हमें चिराग पासवान से किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, इस बड़ी खबर पर अभी क्या ताजा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 4 बजे जो चिराग पासवान हैं उन्होंने अपने पार्टी की एक बैठक बुलाई है और जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का जो अगला कदम होगा उसको लेकर वो निर्णय लेंगे। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे उनको हटा दिया गया और साथ ही नेता दल के तौर पर जो सदन में वो मौजूद रहते थे उस पद पर से भी हटा दिया गया है। साफ तौर पर यह हवाला दिया गया है कि एक आदमी 3 पदों पर नहीं रह सकता है और यही वजह है कि जो 3 पद था उसमें 2 पदों पर से चिराग पासवान को हटा दिया गया है और इसकी चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकती हैं चिट्ठी में कि जो चिट्ठी जारी किया गया है पशुपति पारस जो हैं उनके खेमे से ये चिट्ठी जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जो पार्टी का संविधान है उसमें एक आदमी 3 पदों पर नहीं रह सकता और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान ने अभी बैठक बुलाई है और उस बैठक में वो क्या निर्णय लेते हैं अब से थोड़ी देर बाद तय होगा। लेकिन यह साफ हो गया है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में चाचा ने यह साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अब पार्टी में भी नहीं रहने वाले हैं। और आज जो बैठक हुई है अभी उसमें यह तय किया गया है, जो इनके सांसदों की बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया है कि 20 जून के अंदर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो पशुपति पारस हैं उनको चुन लिया जाएगा। मतलब ये है कि चिराग पासवान का अब एलजेपी से पत्ता साफ हो चुका है और वो जो 3 पदों पर मौजूद थे उसमें 2 पदों पर से हटा दिया गया है और अगला कदम हो सकता है कि जो तीसरा पद है उस पर से भी। चंद्रमोहन, नीरज भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, दिल्ली से क्या खबर आ रही है? क्योंकि कल तक जो भतीजा मिलने के लिए गए थे पशुपतिनाथ अपने चाचा से वो नहीं मिल पाए थे, लेकिन आज ये खबर कि उन्हें उस अध्यक्ष पद से भी हटाने की बात आ गई है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की पार्टी है, लेकिन बिहार की पार्टी की लड़ाई दिल्ली में चल रही है और दिल्ली में 1 किलोमीटर के दायरे में 12 जनपद और 18 राजेंद्र प्रसाद रोड है जहां पशुपति पारस का निवास है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 12 जनपद पे और अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे कि अंदर की तस्वीरें दिखा। अंदर बैठक की खबर है, कार्य समिति की बैठक चल रही है और जिस तरह से कार्रवाई की गई है पशुपति पारस के खेमे की तरफ से चिराग पासवान के खिलाफ, उसके खिलाफ क्या कुछ किया जाता है चिराग पासवान की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने 29 मार्च की वो चिट्ठी साझा की है जो उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को लिखी थी और जिसमें ये कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, परिवार के साथ चिराग पासवान अपने भाइयों के साथ एकजुट रहने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ। चिराग पासवान ने नीरज जो ट्वीट किया है, जो चिट्ठी ट्वीट की है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो मैं दिखा रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार के साथ रखने के लिए किए मेरे प्रयास असफल रहे हैं। पार्टी माँ के समान है, माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। चिराग पासवान ने ये लगभग 26 मिनट पहले ट्वीट किया है जिसमें वो लोक जनशक्ति पार्टी की वो चिट्ठी है जिसमें वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम बातों का। आखिर जो स्थिति अभी बन रही है वो किस तरह से, उसकी पृष्ठभूमि 3 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी का वो पेपर जिस पर आदरणीय चाचा जी को उन्होंने अपनी बात रखा है और उस बात में रखते हुए उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि आज होली के दिन ये पत्र भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पापा के बिना ये पहली बार है जिसमें हम सब साथ नहीं है। जब तक पापा थे इस त्योहार को हम लोग खूब धूमधाम से मनाते थे, पर अब उनके नहीं रहने पर शायद ही हम कभी वैसी होली दोबारा मना पाएं। वो भी शायद समझ रहे थे चिराग पासवान की रामविलास पासवान के जाने के बाद पार्टी कमजोर होगी, लेकिन पार्टी की उस कमजोरी को लगातार वो ताकत देने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रमोहन, इस चिट्ठी में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए जो ये चिट्ठी लिखा गया है कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, लेकिन साफ तौर पर इस चिट्ठी को लेकर जो पशुपति पारस के खेमे के लोग हैं इस चिट्ठी को लेकर इनकार कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि अगर होली का हवाला दिया गया है तो यह चिट्ठी उस समय क्यों नहीं दिखाया गया, या फिर क्या चिराग पासवान
पशुपति पारस के घर पर नहीं जा सकते थे, उनको ये सारी बातें नहीं बता सकते थे जो चिट्ठी लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो ये चिट्ठी आज सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो पशुपति पारस की खेमे के लोग हैं वो खुलकर अभी सामने तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह चिट्ठी कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए सामने लाया गया है। क्योंकि अगर होली के समय ऐसी कोई बातें थी तो चिराग पासवान सीधे तौर पर पशुपति पारस के घर पर जाकर ये सारी बातें बता सकते थे, लेकिन वो तब ये सब बातें क्यों नहीं बताई। और जो चिट्ठी का हवाला दिया गया है कि रामविलास पासवान अब नहीं रहे और उसके बाद ये पार्टी जो है वो माँ के समान है, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया और होली का हवाला दिया गया। तो जाहिर सी बात है जो पशुपति पारस के खेमे के लोग हैं इस पर सवाल भी खड़े करने लगे हैं। और आज जिस तरह से पशुपति पारस के यहाँ बैठक हुई और बैठक में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है ये संदेह के घेरे में भी है। ठीक है नीरज, दिल्ली से क्या खबर आ रही है अब? देखिए दिल्ली से ये खबर है और कि पशुपति पारस की तरफ से जो फैसला किया गया वो तो हम सबके सामने है। चिराग पासवान ने पत्र जो 29 मार्च को लिखा था वो हमारे सामने है और इस पत्र से ये जग जाहिर हो गया कि किस तरह से परिवार के अंदर का मनमुटाव था। रामविलास पासवान के जाने के बाद कैसे परिवार पूरी तरह बिखर गया है। लेकिन इस वक्त अंदर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान कार्य समिति की बैठक ले रहे, वो कोई फैसला लेते हैं कि नहीं, मीडिया से मुखातिब होते हैं कि नहीं, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब होंगे पूरे मसले पर। अब जवाब आना है चिराग पासवान की तरफ से कि जो पशुपति पारस खेमे की तरफ से फैसला उनके खिलाफ लिया गया है उसका जवाब कैसे देते हैं चिराग पासवान। क्या कोई कार्रवाई अपनी तरफ से भी करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर सूरजभान को नियुक्त किया गया है। आज की तारीख में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से दूसरे खेमे की तरफ से हटा दिया गया है। दावा क्या चिराग पासवान की तरफ से किया जाता है? एक भावनात्मक कार्ड तो खेला है पत्र को साझा करके, लेकिन क्या कोई कार्रवाई चिराग पासवान की तरफ से भी की जाती है, ये देखना होगा इस बैठक के बाद। तो अब ये बताइए चंद्रमोहन कि अब चिराग पासवान आगे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान पार्टी और परिवार में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और जो पार्टी के सांसद थे वो भी अभी पशुपति पारस के साथ हैं। तो पार्टी के ज़्यादातर नेता जो हैं वो जब बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद से नाराज चल रहे थे, जैसा कि पशुपति पारस ने भी कहा था। और उसके बाद पशुपति पारस के हाथों को मजबूत करते हुए उनको जो एमपी हैं उनके नेता चुने गए, वो पांचों एमपी मिलकर नेता चुने और उसके बाद फिर जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पास जाना पड़ा। तो अभी जो 4 बजे बैठक होने जा रही है, चिराग पासवान जो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी अपने चाचा के ऊपर कार्रवाई करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस इस पार्टी में और परिवार में मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रिंस है इन्हीं का भाई है और वो अभी पशुपति पारस के साथ है। तो ये कहा जा सकता है कि पार्टी और परिवार में पूरी तरीके से पशुपति पारस मजबूत हैं। और अब जब चिराग पासवान अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने एमपी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं ये तो ज़रूर देखना होगा, लेकिन वो पशुपति पारस के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे एक संदेश देने के लिए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और साफ तौर पर पार्टी की तरफ से यह हवाला दिया गया है कि जो संविधान तैयार हुआ है उसमें एक पद पर एक ही आदमी रह सकता है, जबकि चिराग पासवान 3 पद पर थे, इसलिए उनको हटा दिया गया है। लेकिन नीरज, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसकी पृष्ठभूमि तो कई दिनों से चली आ रही है। जानकारी तो ये मिल रही थी कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिस तरह से नीतीश कुमार पर आक्रामक थे चिराग पासवान और फिर वो ये अपने आप को हनुमान भी बताते थे प्रधानमंत्री मोदी का, तो कहा यह जा रहा है कि पार्टी के भीतर इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी। ये सवाल मैं नीरज आपके पास लेकर आऊं, इस पर मैं चंद्रमोहन आप रिएक्ट कीजिए। बताइए क्या ये भी जानकारियां हैं कि नीतीश कुमार पर हमलावर होने को लेकर पार्टी के भीतर एकमत नहीं था, चिराग पासवान के खिलाफ थे लोग?
बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय पार्टी के ज़्यादातर नेता और जो सांसद थे वो चाहते थे कि एनडीए के साथ बिहार में चुनाव लड़ा जाए, जबकि चिराग पासवान अपना अलग रुख अख्तियार कर लिया और सीधे तौर पर कहीं भी जब चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते थे और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जब इनकी सरकार आएगी तो वो जेल भिजवाएंगे। और शायद यही वजह है कि पार्टी के नेता जो हैं जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद और उनकी नाराज़गी बढ़ गई और जो एक एलजेपी के विधायक जीत के आए थे वो भी बाद में कुछ दिनों बाद जेडीयू में शामिल हो गए। तो ऐसे में पार्टी के भीतर नाराज़गी बढ़ती गई और यही वजह है कि आज से 3 महीना पहले तकरीबन इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई थी और उसके बाद जो जेडीयू के सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उनके साथ मुलाकात हुई थी और तब जाकर पशुपति पारस ने यह कदम उठाया जिसमें उनके जो 5 सांसद थे वो चिट्ठी लिख कर दिया और उसके बाद के पास कुछ अपडेट है। नीरज, देखिए चिराग पासवान ने आज दिन में भी बैठकें की हैं, कई पार्टी के नेता उनके पास पहुंचे। राजू तिवारी जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के माफ कीजिएगा बिहार प्रदेश एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा दूसरे नेता भी पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त जो अंदर की तस्वीरें आप देख रही हैं, चिराग पासवान की गाड़ी जो है वो वहाँ मौजूद है पोर्स में, जहाँ चिराग पासवान वहीं से निकलते हैं, प्रवेश करते हैं। आज इस बात की उम्मीद थी कि क्या चिराग पासवान आज भी निकलेंगे अपने घर के अंदर से, अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे दूसरी तरफ से तस्वीरें दिखाएं आपको, उनकी गाड़ी दिखेगी जिससे वो कल पहुंचे थे पशुपति पारस के निवास पे। कल जो 1.5 घंटे का वहां राजनीतिक ड्रामा क्रिएट हुआ था वो गाड़ी से निकले तो, लेकिन पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हुई। गाड़ी खड़ी है, कहीं जाएंगे कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज बैठकों का दौर हुआ है कुछ नेताओं के साथ, लेकिन उसके बाद दूसरे खेमे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है चिराग पासवान के खिलाफ। अब दूसरे खेमे के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है कि नहीं, पत्र साझा करने के अलावा ये देखना प्रीति महत्वपूर्ण होगा। हम लगातार संपर्क में हैं जो चिराग पासवान के करीबी हैं, उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कोई कार्रवाई अभी की जाएगी कि नहीं, इंतजार थोड़ा करना होगा। जी चंद्रमोहन, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था रामविलास पासवान को और कहा जाता था कि उन्हें पता था कि किस तरह से सरकारें बनने वाली हैं, उस तरह से वो अपनी बातों को रखते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है चिराग पासवान के संदर्भ में कि वो अपने पार्टी के ही मौसम विज्ञान को नहीं समझ पाए, एक बड़ी चूक हुई उनसे। अब बिल्कुल शायद यही वजह है कि पार्टी के साथ साथ परिवार भी अब टूटते हुए नजर आ रहा है। अगर वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चले होते तो शायद यह नौबत आज चिराग पासवान को देखने के लिए नहीं मिलता, जब वो पार्टी और परिवार में बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। कल जब वो अपने चाचा के घर पहुंचे थे तो वो ये संदेश लेकर पहुंचे थे कि उनके मां जो रीना पासवान है, रामविलास पासवान की पत्नी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन शायद यह पशुपति पारस को मंजूर नहीं था और बातें इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि शायद पशुपति पारस को अब पीछे लौटना मंजूर नहीं था। और यही वजह है कि इस तरह की बातें सामने आई जब चिराग पासवान खुद अलग थलग पड़ गए। अगर अपने पिता के बताए हुए राहों पर चले होते तो यह नौबत आज के वक्त में देखने को नहीं मिलती, जब चिराग पासवान अपने घर में कुछ नेताओं के साथ अभी बैठक कर रहे होते और उनके जो चाचा हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी चल रही होती। तो आज जो सांसदों की बैठक हुई उसमें बैठक में सूरजभान सिंह को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और उसके बाद वही चुनाव कराएंगे और माना जा रहा है कि 20 जून के अंदर जो पशुपति पारस हैं वो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। मतलब चिराग पासवान का इस पार्टी से बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा, एक सांसद के तौर पर महज वो मौजूद रहेंगे। नीरज, कार्य समिति की बैठक पर क्या हो सकता है? देखिए कार्य समिति की बैठक इसे नाम दिया गया है कि नहीं इस बारे में अंदर से कोई जानकारी हम तक नहीं आई है, लेकिन हाँ बैठक हुई है ये बात सच है। क्या वो बैठक अभी जारी है कि नहीं इस बारे में बताना मुश्किल है, क्योंकि राजू तिवारी जो कि पार्टी बिहार प्रदेश एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जिनको बनाया था चिराग पासवान ने, वो थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे बैठक करके। कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं, चिराग पासवान लगातार संपर्क में हैं और कोरोना के दौर में बैठ के वर्चुअल भी हो सकते, बहुत सारे नेता चिराग पासवान से वर्चुअल तौर पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीफोनिक भी हो सकती है बैठक। इस बारे में अब तक अंदर से तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि बैठकों का दौर चिराग पासवान के घर के अंदर भी जारी है। चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं ये देखना होगा। जी बिल्कुल, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। पल पल के अपडेट इस बड़ी खबर पर आपको आगे देते रहेंगे।